हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन साइंस के, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमारे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था, राइट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि पिछले 3 सालों के अंदर पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस लेवल तक आपने थोड़ा सा जाना है और जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं पीसीएस ने अपने सिलेबस के अंदर, उसमें से कितनी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और कितनी यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 70 डेज। यानी कि कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ यानी कि द टाइम इट कैन कन्वर्ट इनटू हाफ, दैट इज इट्स 70 डेज। यानी कि वो हाफ में 70 डेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि वो 1 ग्राम से 0.25 ग्राम्स तक कब पहुंचेगा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड, सबसे पहली बात तो हाफ लाइफ पीरियड एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो होती है जिसमें उसकी लाइफ हाफ हो जाए, दैट इज इट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उसकी लाइफ हाफ हो जाए। ठीक है, इवन दो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर है और जो कार्बन वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र आता है, बट बहुत ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं इन जनरल, अगर हम एनसीईआरटी की भी बात करें या किसी की भी। ठीक है, तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए हमें उसकी नॉलेज होना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि हाफ लाइफ पीरियड एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो समय होता है जिसके अंदर कि वो एक अपनी क्वांटिटी से हाफ हो जाए। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने में उसको जो समय लगेगा दैट विल बी इट्स 70 डेज। ठीक है, तो अब यही सेम पीरियड रिपीट होता जाएगा आगे के लिए भी, जैसे जैसे ये आगे जाएगा। यानी कि अब इसे आगे 0.5 ग्राम से 0.25 ग्राम तक पहुंचने में भी 70 डेज ही लगेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब भी ये अपनी क्वांटिटी से हाफ होगा उसके लिए इसे 70 दिन का समय लगेगा। यानी कि अभी 0.5 से 0.25 जाएगा तब भी इसे 70 डेज लगेंगे। यानी कि 70 + 70 140 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जनरली आपको सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उसका मतलब क्या है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप ये क्वेश्चन बिना कोई फॉर्मूला, बिना कुछ और पता किए हुए सॉल्व इसे बहुत आसानी से कर सकते थे, राइट। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो हम रूटीन लाइफ में अपने घर पे सॉल्ट्स यूज करते हैं उसके बारे में बहुत बार कहा जाता है दैट इट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट, राइट। तो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, जिसमें मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, बट एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर किस चीज़ की, कि आयोडाइज्ड सॉल्ट के अंदर एक्चुअली क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा आयोडीन और कॉमन सॉल्ट के बीच में, या फिर हम कोई और कंपाउंड और कोई और मैटर उसके अंदर ऐड कर देंगे जिससे कि वो सिर्फ एक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम आयोडाइज सॉल्ट की बात करें तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ अ मिक्सचर। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड को हम कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं एंड दे जस्ट मिक्सअप हो जाता है उनका, थोड़ा सा दोनों का एक मिक्सचर काइंड ऑफ होता है। कोई यहाँ पे कंपाउंड नहीं बनता है कि इसको दोनों को मिक्स करके कोई एक नया कंपाउंड जो है वो बन जाए कि आप इसमें मॉलिक्यूलर आयोडीन या कॉमन सॉल्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसमें कि आप पोटेशियम आयोडाइड को कॉमन सॉल्ट के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है अबाउट विनेगर। ये वाला जो है क्वेश्चन उठाया गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, जिसमें कि हमने एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड इज व्हाट, CH3COOH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, राइट। अब हमें ये बताना है कि विनेगर के अंदर ये एसिटिक एसिड कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज 5 to 20% एसिटिक एसिड। जो विनेगर हम रूटीन में घर में यूज करते हैं दैट इज अ वीक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड होता है, इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको हम विनेगर के अंदर पानी में जब उसको मिक्स कर देते हैं अराउंड 5 to 20% की क्वांटिटी में, तो वी गेट दिस सॉल्यूशन ऑफ विनेगर। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन, लिटमस। लिटमस को किससे ऑब्टेन किया जाता है? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आउट ऑफ द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर वो एक चैप्टर जो कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है, अगर आप वो कर लेंगे एक बार, तो उसमें लिटमस के बारे में बहुत पहले ही आ जाता है एंड उसमें साफ साफ चैप्टर में
एक लाइन दी गई है दैट लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचन्स, ठीक है। लिचन्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन फंगस एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गीज, बैक्टीरियाज के बीच में एक जो हमारा एक कॉमन एक सॉल्यूशन बनता है, उससे इन लिटमस पेपर को बनाया जाता है, जिसके कारण कि वो कलर को चेंज कर देते हैं फ्रॉम रेड टू ब्लू एंड फ्रॉम ब्लू टू रेड, राइट, बेस्ड ऑन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है यहाँ पे, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से आप इसे 10 डिग्री तक लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा उस समय पे, उसकी वॉल्यूम कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक जो कंसेप्ट पता होना चाहिए वो ये कि 4 डिग्री इज़ द टेम्परेचर जहाँ पे कि जो वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है और उसी के साथ उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वाटर के अंदर, ठीक है। यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बाइंडेड अप होते हैं एट दिस टेम्परेचर, एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। तो अगर आपको ये एक 4 डिग्री का पॉइंट अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं अपने बाकी कंसेप्ट्स के बेसिस पे कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर इज गेटिंग हीटेड अप। तो क्या होगा, पहले ये डिक्रीज करेगा 4 डिग्री तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो वॉल्यूम है इट विल डिक्रीज, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली आपस में बाइंड अप होंगे, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे हम टेम्परेचर उससे ऊपर लेके जाएंगे मॉलिक्यूल्स आपस में हटते रहेंगे, वॉल्यूम उसकी इंक्रीज होती रहेगी साथ साथ, ठीक है। इट विल चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो सही आंसर था इसका डी, दैट इट शेल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ठीक है। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर वंस इन अ वाइल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, बट दीज आर सम क्वेश्चंस जिसमें कि कोई ऐसा कंसेप्ट यूज होता है जो कि आपको थोड़ा सा अगर आइडिया ना हो तो उनको छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपको ये चीज़ नहीं पता थी या ऐसा कुछ भी है जिसमें कि आप नहीं वहाँ पे कंसेप्ट लगा पा रहे कि आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर इन सब का रिलेशन जो है वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कौन सी अपनी स्टेट जो है वो शो करता है, ठीक है। इन जनरल अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन कैन शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जितनी उसकी वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है टू कंबाइन विद अदर मेटल्स, ठीक है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है। दिस कैन बी स्टडीड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बट इन जनरल आपको इस क्वेश्चन के लिए, इसको हम बायो का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बायोलॉजी का या फिर केमिस्ट्री का भी कह सकते हैं इन जनरल, बट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पता होने के लिए आपको केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है। आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इट कैन वेरी फ्रॉम 2 पॉजिटिव as well as 3 positive, 4 positive, 6 positive. It can have various oxidation state, ठीक है। तो पहली बात तो ये इसकी 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है, तो वो तो ऑप्शन से ही गया, ठीक है। बट इन जनरल इसका आंसर था 2 पॉजिटिव, बिकॉज दैट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की आयरन जो है वो अपनी 2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर एक हीमोग्लोबिन वाला हमारा कंपाउंड जो है वो बनाता है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द 7th क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आइसोटॉप्स के ऊपर 2015 में पूछा गया था। आइसोटॉप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट वो क्या होते हैं, जिनका कि एक जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या चीज़ सेम रहती है और क्या चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। आइसोटॉप्स बेसिकली अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में भी हो, तो आपको ये चीज़ तो याद रहती है कि आइसोटॉप्स जो है वो बहुत जनरलाइज्ड टर्म है। जब भी हम हमारे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर, राइट, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 इज द मेजर, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या सेम रहा, कार्बन का जो एलिमेंट है वो सेम रहा, यानी कि वहाँ पे प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। प्रोटॉन सेम है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, है ना। मैं वैसे जनरल बता रही हूँ, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके हिसाब से कि न्यूट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट इन जनरल अगर आपने सुना भी हुआ है इस चीज़ के बारे में क्या कि कार्बन
कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो वहाँ पे एलिमेंट सेम है। अगर एक सेम एलिमेंट है तो उसका जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, जिसके कारण कि उसके प्रोटॉन्स सेम है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमेशा, एंड देन देयर आर न्यूट्रॉन्स वुड बी different. All right, this was the 7th question. Coming on to the 8th question, cleaning action of soap. Now this question was asked in 2015 and अगर हम PCS की बात करें तो उसने डायरेक्टली सिलेबस में ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है दैट यू शुड नो, मतलब सिलेबस के अंदर एक्शन ऑफ सोप्स सिलेबस में अलग से दिया गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक्शन ऑफ सोप्स रहता है, एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप इसको, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या था, सीधा आपको एक चीज़, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सोप एक्शन के अंदर दो जो एंड्स होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। तो वो भी आपको उसके लिए भी अगर आपने एक बार भी कभी पढ़ा था कभी दूर से भी, और वैसे अगर जनरली भी आप इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं हम बिना एक्शन ऑफ सोप्स को पढ़े हुए, ठीक है। तो आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑयल्स एंड ग्रीस की, ऑयल एंड ग्रीस की। अब एक्शन ऑफ सोप के अंदर इन जनरल होगा क्या कि एक साइड वाटर कनेक्ट होगा, एक साइड आपका सोप कनेक्ट होगा, राइट। तो जिस साइड आपका जो सोप कनेक्ट होगा इस चीज़ से, तो तभी तो वो सोप का मॉलिक्यूल उसको लेके जाएगा मटेरियल को बाहर उस ऑब्जेक्ट से, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइड जो वाटर से कनेक्ट होता है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, दिस इज फोबिक एंड दिस इज फिलिक। हाइड्रो इज यूज्ड फॉर वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि इट इज वाटर फियरिंग एंड, ठीक है। तो अगर वाटर फियरिंग एंड है तो मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी द वन जो कि दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो ये, अब एक बार ये समझ लेते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है, ठीक है। दिस इज अ सोप, एक सोप इस तरीके का दिखता है, इधर लॉन्ग कार्बन चेन होती है, जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है इट ऑलवेज रिपेल्स वाटर, दैट इज इट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। बट दिस पार्ट, ठीक है, दैट पार्ट जिसमें ये एन पॉजिटिव आयंस है, इट इज हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाती है जल्दी, ठीक है। तो दिस एंड, ये जो कार्बन चेन है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑयल एंड ग्रीस मटेरियल, ठीक है। एंड इसके कारण एक साइड ऑयल मटेरियल लग गया ग्रीस और दूसरी साइड वाटर अटैच हो गया, एंड देन इट विल गो आउट ऑफ द मटेरियल जिससे आपने इसे वॉश ऑफ करना है, ठीक है। सो दोनों साइड ऑयल एंड ग्रीस अटैच नहीं होगी, ना हाइड्रोफिलिक के साथ अटैच होगी। हाइड्रोफिलिक विल बी द पार्ट जिसको कि पानी ज़्यादा पसंद है, तो वो पानी के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम। आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, एक हाइड्रोजन एटम है जिसका कि मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, एंड वन इज हीलियम जिसका कि मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो इनका मास नंबर सेम है ना इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गए, तो आप इनको अब यहाँ पे बट जो एक चीज़ आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है, 4-2 और 3-1, ठीक है। तो जहां पे इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है, दीज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आइसोटोन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स या दोज एटम्स जिसके अंदर की डिफरेंस सेम होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर का। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और आपको ये बताना है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आप इसको जनरली हम जब बात करते हैं तो आपको इसके अंदर क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि ये है क्या, ये SPD, ये क्या है, दीज आर द सब शेल्स, ठीक है। जब आप एक एटम को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर कुछ शेल्स बनते हैं, फर्स्ट इज K शेल, देन L शेल, देन M शेल। इसको कहते हैं N = 1, देन 2, देन 3, है ना। और ये हर एक शेल जो है आगे सब शेल्स में डिवाइडेड होता है जिसमें कि SPD के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे N1 है तो हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने वो ले सकता है, उसके अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है जो कि डिफाइन की जाती है वो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग बाय 2n², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, सेकेंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ठीक है। और ऐसी थर्ड शेल है 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो हो गए शेल्स की डिवीजन। अब इसके बाद जो इनके
सब शेल्स होते हैं उनके अंदर कैसे डिवीजन की जाती है। तो उसमें डिवीजन के लिए आपके पास S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और D के अंदर हमारे आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 करके इंक्रीज करते जाते हैं आगे आगे, ठीक है। तो अब आपको जब ये पता लग गया कि आपके पास S के अंदर 2 हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, P के अंदर 6 आ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे P के साथ कितने दिए हुए हैं 5। पहली चीज तो आपको ये पता लग गई। सेकंड, ये जो आगे वाला नंबर है इसका क्या मतलब है? आगे वाले नंबर का मतलब है वो जो पहला शेल था जो ये KLM हमने किया तो वो N का नंबर है ये, ठीक है। तो फर्स्ट शेल इज N। N की ऑक्यूपेंसी कितनी हो सकती है? उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 2 शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है S के अंदर कितने हैं? तो यहाँ पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों तो आप इनको जब लगा रहे हैं ऐसे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, एक पेयर्ड एटम है। तो दिस इज 1s2, ठीक है। नेक्स्ट इज 2s2 और 2p5। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि जब हम K शेल से यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2s और 2p बन जाएगा, ठीक है। तो S के अंदर तो 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ले लिए, बट एज सच जिसका n 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8, राइट। तो यहाँ पे 8 आ सकते हैं तो हमारे पास बच कितने गए यहाँ पे? 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आएंगे 2p है ये, तो 2p के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल जिसमें कि 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज होल शेल ऑफ 2p, ठीक है। 2p से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, एक अनपेयर्ड रह गया, आंसर इज 1 2p5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या वो प्रॉपर्टी है पानी की, वाटर की, जो कि उसे गुड सॉल्वेंट बनाती है, ठीक है। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज दिस हाई डाइपोल मूवमेंट। हाई डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट क्या डिफाइन करता है? जितनी ज़्यादा आपकी डाइपोल मूवमेंट है दैट डिफाइंस दैट प्रोडक्ट हैज हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? जैसे वाटर की अगर हम बात करें, वाटर में H पॉजिटिव है और O नेगेटिव है, राइट। तो इनके जो आयंस हैं वो और बहुत सारे सॉल्वेंट्स को, बहुत सारे जो सोल्यूट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किसी के भी साथ बहुत आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं और इसके जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से रहती है कि बहुत इजीली ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण इसकी हाई पोलैरिटी हो जाती है और हाई पोलैरिटी होने के कारण इसकी हाई डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये पता, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो जनरली वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट क्यों है, उसका रीज़न है कि उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है और उसका पोलैरिटी ज़्यादा होने के कारण डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये डाइपोल मूवमेंट वाली चीज़ें पता होती हैं, वरना आपको इन जनरल नहीं पता होती है, ठीक है। बट फिर भी आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है तो आप ये कह देते हैं कि हाँ डाइपोल है, 2 पोल्स हैं तो कुछ पोलर मूवमेंट है। अगर आपने कभी सुना हो कि हाँ वाटर है, अच्छा सॉल्वेंट है, उसके अंदर 2 आयंस हैं, एक हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, तो आई थिंक ये आप सेफ साइड के लिए मार्क करके आ सकते हैं। बट देन ऑल्सो इट इज़ मी थिंकिंग, हो सकता है कि मैंने कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है तो आई कैन, बट नॉट एवरी वन कैन, राइट। तो इट वुड बी सेफ कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता तो आप रहने दे सकते हैं, बिकॉज एज सच ये अगर सिलेबस की हम बात करें तो उसके अंदर एक्सप्लिसिटली कवर नहीं होता है, बट जनरली आपको ये चीज़ पता होती है रूटीन लाइफ के हिसाब से कि पानी है तो पानी एक गुड सॉल्वेंट क्यों है, ठीक है। ये इनफैक्ट इट इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आपने कंसीडर करना है, वो क्या है? रेडोन एक हैवीएस्ट गैस है, इज इट ट्रू और नॉट? नेक्स्ट इज एस्टेटाइन, क्या एक ये रेयर एलिमेंट है अर्थ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर से जो इजीएस्ट स्टेटमेंट है दैट इज दिस थर्ड वन, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बहुत इजीली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आप पढ़ने लगते हैं, फर्स्ट लाइन ही आप उसके अंदर जब थोड़ा सा ही देखते हैं तो वहाँ पे आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड एंड ग्रेफाइट और उनकी वेरिएशंस की, क्यों वो डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो अलग बनता है, राइट। सो दिस इज
an allotrope of carbon. This is correct statement. But then only we can only eliminate one option. हमारे पास 3 ऑप्शंस अभी भी बचे हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी है आपको तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर नहीं थी अभी तक। रेडोन इज द हैवीएस्ट गैस। अगर आप गैसेज जो नोबल गैसेज आप एंड में देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो रेडोन उसमें एंड के वाले एलिमेंट्स के साथ आता है एंड इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट गैस, ठीक है। इवन दो कहीं कहीं पे इसके ऊपर वो कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं कि हाँ शायद जिनोन इज द हैवियर गैस या कोई और है, बट वी कैन सेफली से कि हाँ रेडोन जो है वो हैवियर वालों में से आएगा, तो हम इसको हैवीएस्ट भी मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास अगर हम इसको भी ले लें तो भी हमारे पास एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है। मतलब आपको तीनों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम से देखें ये एस्टेटाइन वाली स्टेटमेंट, तो वो भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं इन अदर सेंस। पर एस्टेटाइन होता क्या है? एस्टेटाइन एक ऐसा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 85, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 85 और ये जो एलिमेंट है वो एक्चुअली बहुत रेयर आपको एलिमेंट्स के अंदर मिलेगा एंड मोस्टली ये जो है वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बाकी एलिमेंट्स के साथ है। आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगा इन जनरल कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं मिलता है ये, ठीक है। सो दिस वॉज एस्टेटाइन एंड दिस मेक्स ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एज ट्रू. Next question is, a piece of ice is floating in a jar containing water. When the ice melts, then the level of water. ठीक है, अब ये क्वेश्चन सिंपल स्पेसिफिक हीट जो मेथड हम देखते हैं उसके ऊपर बेस्ड है वैसे, बट वो नहीं भी पता तो इसके अंदर हम जो अगर हम सेफेस्ट साइड जिसके ऊपर जा सकते हैं दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड. वाई एम आई सेइंग सो? क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरीके का है कि अगर मैंने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं रिमेन्स अनचेंज्ड ही मार्क करती. बट इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या है ये? वाटर का ग्लास है. वाटर का अगर उसके अंदर आइस को आप ऐड करा हुआ है, आपने ऑलरेडी उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो जो आइस ने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है दैट विल बी द ओनली स्पेस जो कि एट द एंड आइस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है. तो वो अलग स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगी कहीं और से, तो ना तो वो वाटर फॉल होगा ना वो राइज होगा, इट विल और रिमेन अनचेंज, ठीक है, जब आइस फुल मेल्ट हो जाएगी तब भी, ठीक है. Next question is 14th question. Now this is the question from the first chapter, that is the states of matter. अगर इस तरीके का क्वेश्चन अब आगे पूछ लिया जाता है तो it will be a very easy question, ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड पूछा गया आपसे. कोलॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं, जहाँ पे कि दो अलग अलग एलिमेंट्स या दो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो आपस में इतने मिक्स हो जाएं कि आप नेकेड आई से उनको अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बट वैसे आप जब उनको अलग करते हैं या फिर जब आप उनको किसी और मिक्सचर वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं. अदर थिंग बीइंग कि जब आप उनसे लाइट पास कराने की कोशिश करते हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि वो लाइट को स्प्रेड करते हैं, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज उनको कहते हैं हम कोलॉइड्स, ठीक है. अब आपको यहाँ पे ये दिया गया है, टाइप ऑफ कोलॉइड दिया गया और आपको साथ में एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसको किसको आप करेक्टली मैच कर सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है, हम उसको पहले देखते हैं, वो है फोग और एरोसोल. अगर आपने इन्वायरमेंट भी पढ़ा और आपको टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स नहीं भी पता, राइट, तो आपको ये पता है कि जो फोग है उसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, तो वो एक एरोसोल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास बट डी के साथ 3 वाले 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए हम एक टेबल देखते हैं, ठीक है. टेबल देखते हैं हम ये वाला. इसमें आपको क्या दिया गया है कि कौन सा मीडियम है और उसके अंदर क्या चीज़ डिस्पर्स्ड है, तो उससे जो कोलॉइड बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर 4 चीज़ें थी, क्या क्या? एरोसोल, सोल, जेल और हमारा नेक्स्ट वाज दिस, क्या क्या था ऑप्शन में? इमल्शन, राइट, यही थे. हाँ, जेल, इमल्शन, सोल और एरोसोल, राइट. तो आप इनके अंदर देख सकते हैं, वैसे तो अगर आपको ये टेबल याद है थोड़ा बहुत तो इसके अंदर भी दिया गया है कि क्या क्या किस किस को क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल का एग्जाम्पल है पेंट, इमल्शन का एग्जाम्पल है मिल्क और एरोसोल का एग्जाम्पल है स्मोक या फिर फोग, जिसमें कि फोग इज़ व्हाट, गैस के अंदर लिक्विड और गैस के अंदर सॉलिड को हम कहते हैं स्मोक,
राइट। तो इन जनरल अगर हम इसकी बात करें, इसकी जब हम देखते हैं तो सोल, जैसे अब जेल है, जेल का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ बट यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है जेल का एग्जाम्पल, है ना। बटर क्या होता है, बटर इज नथिंग बट वाटर एंड जो फैट्स हैं उनका मिक्सचर, वाटर और ऑयल्स का मिक्सचर होता है, उसको हम जेल कहते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमारा मिल्क है, मिल्क इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे लिक्विड के अंदर लिक्विड सस्पेंडेड होता है, वहाँ पे लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है उस सॉलिड मीडियम के अंदर लिक्विड सस्पेंडेड होता है। इसके कारण ये अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स बनते हैं। बेसिकली डिस्पर्जन मीडियम इज दिस, कि आपका मेन मीडियम क्या था और उसके अंदर क्या चीज़ आपने सस्पेंड करी है, दैट इज अब ऑल अबाउट दिस डायग्राम, ठीक है। ये जो पूरा टेबल है उसके यही मतलब है, ठीक है। तो आप इसके अंदर से मेजर चीज़ें अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो ईजियर हो जाएगा। नहीं तो आपको डेफिनेशंस क्या क्या याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, जेल, जेल इज व्हाट, सॉलिड के अंदर लिक्विड, यानी कि अगर आप जो एक सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर लिक्विड सस्पेंड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोल, सोल में भी, सोल में इज ऑपोजिट, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड सस्पेंडेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इमल्शन, इमल्शन का मतलब क्या है, लिक्विड में लिक्विड सस्पेंडेड है, फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है। और एयरोसोल में क्या है, मेजर कंपोनेंट गैस है, यानी कि जब एयर वाली चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे एयरोसोल फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर था करेक्ट सी, 2 4 1 3। ये जो हमारा मैच करेंगे हम तो वही हमने जो अभी देखा वही सब चीज़ें आएंगी। आंसर इसका करेक्ट था सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज आपको ये देखने हैं पेयर ऑफ मेटल्स जो सामने दिए गए हैं, उनको ये देखना है कि क्या वो अपने ओर से ठीक मैच्ड हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ओर्स की नॉलेज होना सबसे पहली बात जो है वो ज़रूरी है। आपको यहाँ पे बताना, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहली बात तो ये कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आयरन का जो ओर है दैट इज डेफिनेटली सिडेराइट। जो आयरन के जब आप ओर्स देखते हैं तो उसमें सिडेराइट का नाम भी आता है। 2 मेजर ओर्स उसके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वाले होते हैं, बट सिडेराइट इज वन ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप जिंक देखेंगे तो जिंक का ओर स्फेलेराइट भी है, प्लस कैलेमाइन इज ऑल्सो एन ओर ऑफ जिंक। तो आयरन, कॉपर, जिंक आर वन ऑफ द मेजर मेटल्स जिनके कि आपको ओर्स जो हैं वो, जब आप मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हैं तो आपको ओर्स जो हैं आप वहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। तो आपको वो ओर्स को भी ध्यान से पढ़ना है इसके अंदर, इससे हमें ये जो है एक शिक्षा मिलती है, राइट। कि जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जो मेटल्स के ओर्स हैं उनको भी ध्यान से देखना है कि कौन से मेटल को किससे जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली ओर्स होते क्या हैं, ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे कि उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना इज ईजियर, मतलब कि आप उससे इतनी क्वांटिटी, इतना इकोनॉमिकल अमाउंट में आप उससे मेटल को निकाल सकते हैं दैट इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। सो दैट इज और। तो इसके साथ हमें क्या पता चलता है कि कॉपर का और नहीं है कैलामाइन, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये करेक्टली मैच नहीं है अपने और के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा फूड कलर जो है वो बटर और चीज़ के अंदर मोस्टली ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अनाटो। अनाटो इज़ द वन जिसको कि मोस्टली बटर और चीज़ के साथ ऐड किया जाता है। ये अपने हेल्थ इफेक्ट्स के कारण कुछ समय तक न्यूज़ में भी रहा था, बट इन जनरल वो बहुत पुरानी बात होगी और ये क्वेश्चन भी 2013 के अंदर पूछा गया था। सो दिस इज़ समथिंग जो कि बटर और शिडार चीज़ के अंदर येलोइश कलर देने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। वैसे अगर आज के समय की अगर हम बात करें तो रेड पैप्रिका हम सबको पता है कि इट इज़ समथिंग लाइक चिली वाला जिसका फ्लेवर होता है, राइट। तो इट इज़ नॉट काइंड ऑफ अ फूड कलर, है ना। एंड बिटनिन इज समथिंग जो कि रेड कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड पंदन इज, पंदन के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर थोड़ा बहुत जनरल लाइफ की नॉलेज है तो किया जा सकता है, बट पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फूड प्रिजर्वेटिव्स, जनरल केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन रूटीन लाइफ, दैट मस्ट बी नोन टू यू। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री जो कि आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस लाइन में लेके जाना है। अगर आप अपने घर पे बैठे प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको जो है आगे की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया है। बिकॉज साइंस से अगर आप 2018 में देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड इवन इफ
अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो उससे भी 6 क्वेश्चंस इस जो 2018 का पेपर है उसमें पूछे गए थे, राइट। 6 क्वेश्चंस वर देयर, जो कि हमारे 6 क्वेश्चंस तक थे 2018 में जो पूछे गए थे, राइट। यस, 2018 6 क्वेश्चंस, ये नहीं 5 क्वेश्चंस, यस 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। तो यू कांट इग्नोर केमिस्ट्री, यू कांट इग्नोर फिजिक्स, यू कांट, बट समवट आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायोलॉजी को ढील दे सकते हैं अगर आप अभी तक के हिसाब से जाएंगे। बट द ट्रेंड सेज यू शुड एटलीस्ट सिलेबस को कंप्लीट करना हमारे हाथ में है ना। अब सिलेबस से बाहर कुछ जाके पूछा जाता है, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। वी ऑल बिलीव दैट जब सिलेबस पीसीएस ने मेंशन किया और उसमें से कोई चीज़ पूछी जा रही है, दैट इज़ ऑल थिंग दैट वी कैन डू आवर बेस्ट इन, जहाँ पे कि हम सबसे बेस्ट दे सकते हैं अपना, ठीक है। सो वैसे इन जनरल देखा जाए तो केमिस्ट्री 2015 में सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, एंड फिजिक्स लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पूछी गई थी क्वेश्चंस के अमाउंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट ईयर में भी बायोलॉजी जो है इस साल ज़्यादा पूछी जाए, है ना। सो वी कांट टेक अ रिस्क ऑन एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट। साइंस से इन जनरल प्रोपोर्शन 10 to 12 क्वेश्चंस तो मिनिमम बनते ही बनते हैं इस एग्जाम के अंदर, अगर हम लास्ट एग्जाम जितने भी देखें अभी तक के, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज, अच्छे से पढ़ते रहिए घर पे बैठे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके, इट इज़ नाइट बाय नाउ, राइट। सो हैव अ गुड नाइट यू गाइज, टेक केयर, प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी करते रहिए एंड अच्छे अच्छे अपनी मार्क्स लेके आइए। टेक केयर।